आज हमारा जो मेन टॉपिक रहेगा, जो केबीएस रीट जो आगामी परीक्षाएं हैं उनके लिए जो पियाजे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। पियाजे को हम डिटेल से जानेंगे। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास, सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि पियाजे ने कौन सा विकास का सिद्धांत दिया। तो सबसे पहले आता है कोग्निटिव डेवलपमेंट या संज्ञानात्मक विकास की व्याख्या कीजिए। डिस्क्राइब पियाजे कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। सबसे पहले हम पूरा डिटेल से हम पियाजे को जानेंगे। अगर इस टॉपिक को आप ध्यान से समझ लेते हो, कम से कम हर एक एग्जाम में जो पेडागोजी है उसमें पियाजे से रिलेटेड 3 या 4 क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो जानते हैं डॉक्टर जीन पियाजे, जो उनका जन्म हुआ 1896 और जो उनकी स्वर्गवास हुआ 1980 में हुआ। वो एक स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे तथा मूल रूप से प्राणी विज्ञान, वो जूलॉजी से संबंधित थे के विद्वान थे। इसके अतिरिक्त पियाजे ने धर्म और दर्शन का भी गहन अध्ययन किया। उन्होंने रिलीजन पर और दर्शन पर भी। पियाजे ने धर्म की ज्ञान मीमांसा, एपिस्टोमोलॉजी और प्राणी विज्ञान में संबंधों की खोज की। उनके इन कार्यों ने उन्हें मनोविज्ञानी के रूप में प्रसिद्धि दिलाई। पियाजे ने फ्रांस के बिने, जो यूरोप की एक कंट्री है जिसकी राजधानी पेरिस है, बिने जिसने बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया हुआ है। बुद्धि लब्धि का सूत्र हम बात करें, मानसिक आयु डिवाइड बाय में वास्तविक आयु मल्टीप्लाई 100 होता है। बिन्ने ने बुद्धि लब्धि का जो सिद्धांत दिया उनके साथ कार्य किया, कई वर्षों तक कार्य किया। पियाजे ने बुद्धि के बारे में अपना तर्क दिया कि बुद्धि जन्मजात नहीं होती है। पियाजे ने यह कहा था कि बुद्धि जैसे जैसे बच्चा इन्वायरमेंट में रहता है, जैसे इन्वायरमेंट में रहेगा वहाँ से वो है उसी प्रकार की बुद्धि प्राप्त करेगा। जैसे एक बच्चा है, वो अगर अच्छे इन्वायरमेंट में रहता है तो उसकी जो बुद्धि है वो सकारात्मक होगी, अगर वो नेगेटिव इन्वायरमेंट में रहता है तो उसकी बुद्धि है वो ऋणात्मक होगी। उन्होंने इस पूर्व कारक का खंडन किया कि बुद्धि जन्मजात होती है। जैसे वाइगोत्स्की ने कहा कि बुद्धि जन्मजात होती है, परंतु पियाजे ने कहा कि बुद्धि जन्मजात नहीं होती, वो वातावरण का प्रोडक्ट होता है। इसके अनुसार जैसे जैसे बच्चे की आयु बढ़ती जाती है उसका कार्य क्षेत्र भी बढ़ता जाता है। जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ेगी उसकी बुद्धि भी बढ़ती जाती है, वैसे वैसे उसकी बुद्धि में विकास होता जाता है। इनके अनुसार ही प्रारंभ में बच्चा सरल संपत्तियों, सबसे पहले जैसे बच्चा है वो, अब अगर हम बात करें, वो काउंटिंग सीखता है, उसके बाद वो बोर्ड मास सीखता है, उसके बाद वो ट्रिग्नोमेट्री सीखता है, उसके बाद जो थ्योरम सीखता है, मतलब वो जटिल कंसेप्ट को भी समझने लग जाता है। लेकिन बड़े होने के साथ वह जटिल व कठिन संपत्तियों को भी ग्रहण करने लगता है। अगर हम शुरुआत में ही बच्चे को ज्योमेट्री सिखाना चाहें, पहले क्लास के बच्चों को ये कह दें कि एक नाव है, वो पानी के बहाव के रफ्तार से जा रही है, फिर वो वापस आ रही है, तो वो बच्चा नहीं समझ पाएगा, कंसेप्ट को नहीं समझ पाएगा। शुरुआत में तो बच्चा सिर्फ रटन प्रवृत्ति पर आधारित होता है, लेकिन बड़े होने के साथ साथ वह कठिन से कठिन संपत्तियों को ग्रहण करने लगता है। सीखने के लिए उपयुक्त वातावरण क्रियाएँ चाहिए। अगर हम बच्चे को इन्वायरमेंट अच्छा दे दें, एक उदाहरण लेते हैं, एक बच्चा है जिसको एक बढ़िया माहौल मिलता है, एक स्कूल का माहौल मिलता है, तो वो एक अच्छा अधिकारी भी बन सकता है। और एक बच्चा है जिसमें इंटेलेक्चुअल मतलब बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा है, अगर उसको एनवायरनमेंट अच्छा नहीं मिलता तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव प्रभाव भी पड़ता है। पियाजे के अनुसार ये सीखना एक यांत्रिक क्रिया है, ना होकर बौद्धिक प्रक्रिया है। कि सीखना जो बच्चा सीखता है वो एक बौद्धिक बुद्धि से रिलेटेड है। सीखना संप्रत्यय निर्माण की प्रक्रिया होती है जिसका क्रम सरल से कठिन होता है। सबसे पहले बच्चा काउंटिंग को सीखेगा, इसके बाद वो मल्टीप्लाई को सीखेगा, फिर डिवाइड को सीखेगा। प्रत्ययों की निर्माण, उनकी उपयोगिता की क्षमता विकसित होती जाती है। मनोवैज्ञानिकों ने इसे संप्रत्यय निर्माण का सिद्धांत कहा है। बच्चों में वास्तविकता के बारे में चिंतन करने की शक्ति परिपक्वता स्तर और अनुभव की अंतःक्रिया पर निर्भर करता है और निर्धारित होता है। मनोवैज्ञानिकों द्वारा इसे अंतःक्रियावादी विचारधारा का नाम भी दिया गया है। इस सिद्धांत के कुछ पद या क्रियाएं। संज्ञानात्मक विकास, पियाजे 1 नंबर से क्वेश्चन ये प्यारे बच्चों ये आ जाता है, पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया था? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? पियाजे के द्वारा दिया गया था। सामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? बंडूरा ने दिया था। बंडूरा कहाँ के थे? कनाडा के थे। पियाजे ने 2 पदों का अधिक महत्वपूर्ण माना है। संगठन का मतलब होता है जुड़ना, अनुकूलन। इसके अतिरिक्त और भी पदों का प्रयोग किया जाता है। इन सब का वर्णन निम्नलिखित है। अनुकूलन क्या होता है? जैसे जैसे हम नए इन्वायरमेंट में जाते हैं, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालना, अडेप्टेशन। पियाजे के अनुसार बच्चों में अपने पर्यावरण के साथ संयोजन की प्रवृत्ति जन्मजात होती है। बच्चे कहते हैं, पियाजे ये मानता है कि जो बच्चा है उसके अंदर ही पहले से इनबिल्ड ही वो किसी भी इन्वायरमेंट में रह सकता है। इसकी प्रवृत्ति को अनुकूलन कहा जाता है। इसके अनुसार बालक प्रारंभ से ही पर्यावरण के साथ अनुकूलन करने लगता है। जैसे उसका इन्वायरमेंट मिलेगा वैसे ही वह रहने लग जाएगा। जब कोई बालक वातावरण में किसी उद्दीपक परिस्थिति के सम्मुख होता है तो उस समय उसकी विभिन्न मानसिक क्रियाएं अलग अलग कार्य नहीं करती, बल्कि एक साथ संगठित होकर ज्ञान अर्जित करने में उसकी सहायता करती है। मानसिक स्तर पर यह क्रिया सदा चलती रहती है। वातावरण के साथ समायोजन संगठन का ही परिणाम होता है। अनुकूलन भी
संगठन की भांति वातावरण के साथ समायोजन स्थापित करने की एक आवश्यक प्रक्रिया है। अतः संगठन और अनुकूलन एक दूसरे के पूरक है। इस संगठन और अनुकूलन, अगर संगठन नहीं होगा, ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा, तो अनुकूलन भी नहीं कर पाएगा। एक दूसरे की पूरक प्रक्रियाएं हैं। प्रक्रिया वातावरण के साथ व्यक्ति के संबंध को संगठन आंतरिक रूप से प्रभावित करता है, जबकि अनुकूलन बाहरी रूप से। पियाजे के अनुकूलन की प्रक्रिया को अधिक महत्वपूर्ण माना है। पियाजे ने एडेप्टेशन भी, बच्चा अगर अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, जैसे एक बच्चा है उसको अगर पढ़ाई वाला माहौल मिल जाता है और वो पढ़ाई के अकॉर्डिंग अपने आप को डाल लेता है, तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। पियाजे की जो दो प्रक्रियाएं हैं, ये हर एक एग्जाम में आती है। पियाजे के अनुसार अनुकूलन की दो प्रक्रियाएं हैं, आत्मसातकरण और समंजसन। आत्मसातकरण एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें बालक को समस्या समाधान के लिए पहले सीखी योजनाओं या मानसिक प्रक्रियाओं का सहारा लेता है। एक जीव वैज्ञानिक प्रक्रिया। पियाजे के अनुसार जीव वैज्ञानिक दृष्टि से आत्मसातकरण व्यक्ति की विकसित और विकासशील संरचनाओं में बाहरी तत्वों में समन्वित हो जाने की प्रक्रिया है। अगर एक उदाहरण लेते हैं, पहले हमारा जो केंद्रीय विद्यालय का जो सिलेबस था उसमें 20 नंबर की साइकोलॉजी थी, पेडागोजी थी, अब 60 नंबर की हो चुकी है। पहले जो प्रक्रियाएं हैं उसमें हमने और ज़्यादा जोड़ लिए हैं। पहले जो सीखा हुआ ज्ञान है उसी में और कंसेप्ट को जोड़ लेना। पहले बच्चे को फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास में सिर्फ उसको मल्टीप्लाई डिवाइड समझाया जाता है, उसके बाद एक कंसेप्ट आगे बढ़ाया जाता है, फिर उसको बोर्ड मास सिखाया जाता है। मतलब पहले सीखे हुए ज्ञान में और आगे बढ़ोतरी कर लेना। पहले बच्चों को ये बताया जाता है भाई ये तहसील है, फिर जिला है फिर राज्य है, फिर बच्चे को ये सिखाया जाता है फिर देश है। तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं। मतलब वो बच्चा क्या करता है, पुराने ज्ञान में ही और कंसेप्ट जोड़ लेता है, उसको आत्मसातकरण कहते हैं। भाई आपने प्रीवियस नॉलेज में और अधिक बढ़ोतरी कर लेना, उसको आत्मसातकरण कहते हैं। और समंजसन का मतलब होता है नई स्थिति में नया ज्ञान नहीं, नया कंसेप्ट द्वारा समझना। उदाहरणार्थ, जब मनुष्य कोई प्राणी भोजन करता है तो भोजन मूल रूप से उसके भीतर नहीं रह पाता, बल्कि भोजन से बना हुआ रक्त उसकी मांसपेशियों में इस प्रकार समा जाता है कि उसकी मांसपेशियों की संरचनाकार बदल जाती है। इससे स्पष्ट होता है कि आत्मसातकरण प्रक्रिया के परिणामस्वरूप संरचनात्मक परिवर्तन घटित होते हैं। पियाजे के अनुसार नए अनुभव का आत्मसातकरण करने के लिए अनुभव के स्वरूप में परिवर्तन लाना, जो पुराने अनुभवों से नई चीज़ सीखना। मान लो कोई अधिकारी है, वो एक जगह काम कर रहा है, अब वो नई जगह जाएगा, वो पुराने एक्सपीरियंस का भी फायदा उठाएगा और नई चीज़ें क्या है उसको देखकर वो कार्य करेगा। वो हो गया आत्मसातकरण, जिससे वह पुराने अनुभव के साथ मिलजुल कर संज्ञान को नए ढांचे को पैदा करना पड़ता है। इस प्रक्रिया में बालक का पर्सन अनुभव ज्यों का त्यों रहता है, केवल उसके नए अनुभव में परिवर्तन होता है। समंजसन का मतलब होता है जो टोटली नया हो। अब मैं एक बच्चे को पहले मल्टीप्लाई डिवाइड समझाया जाता है, फिर उसको मैं डेसिमल में डिवाइड, डेसिमल में मल्टीप्लाई सिखा दूँ, वो तो हो गया आत्मसातकरण। और मैं एक नया टॉपिक ले लूँ, फिर अब मैंने ना डिवाइड लिया ना मल्टीप्लाई, अब मैं ट्राइंगल चैप्टर ले चुका हूँ, तो वो हो गया समंजसन। समंजसन एक ऐसी प्रक्रिया जो पूर्व सीखी या मानसिक प्रक्रियाओं से काम न चलने पर समंजसन के लिए की जाती है। पियाजे के अनुसार बालक आत्मसातकरण और सामंजस्य की प्रक्रियाओं के बीच संतुलन कायम करता है। जब बच्चे के सामने कोई नई समस्या होती है तो उसमें अब जैसे एक कोई भी मैथ का अगर हम बात लें, सम है, वो एक तरीके से सोल्व नहीं हो रहा, तो बच्चा उसमें टोटली दूसरा कंसेप्ट लगाता है, तो वो हो गया उसमें समंजसन, जिसे दूर करने के लिए आत्मसातकरण या समंजसन दोनों प्रक्रियाएं शुरू कर देता है। इसे साम्य धारण, इक्विलिब्रियम कहा जाता है। अर्थात आत्मसातकरण और समंजसन में संतुलन या साम्य धारण की प्रक्रिया बच्चों के पूर्व अनुभव पर ही निर्भर नहीं करती, बल्कि उनकी शारीरिक परिपक्वता पर भी निर्भर करती है। समंजसन और आत्मसातकरण की एक पूरक प्रक्रिया माना जाता है। बालक अपने परिवेश के साथ समाजित होने के साथ के लिए आत्मसातकरण और समंजसन दोनों ही प्रक्रियाओं की आवश्यकतानुसार सहायता लेता है। संरक्षण का मतलब है कंजर्वेशन। इसने पियाजे का अभिप्राय है कि पर्यावरण में परिवर्तन तथा स्थिरता, इन दोनों को पहचानने और समझने की क्षमता तथा किसी वस्तु के स्वरूप में परिवर्तन को उस वस्तु के तत्वों में परिवर्तन से अलग करने की क्षमता का होता है। संज्ञानात्मक संरचना। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक संरचना से अभिप्राय बालक का मानसिक संगठन है, अर्थात बुद्धि में समर्पित विभिन्न क्रियाएं जैसे प्रत्यक्षीकरण, अब बच्चे स्मृति, चिंतन, तर्क इत्यादि, ये सभी संगठित होकर कार्य करते हैं। वातावरण के साथ समायोजित संगठन का ही परिणाम है। मानसिक संक्रिया, मेंटल ऑपरेशन। पियाजे के अनुसार मानसिक संक्रिया से अभिप्राय है बालक द्वारा समस्या समाधान के लिए किए जाने वाले चिंतन। एक समस्या आ गई, एक ट्राइंगल आ गई, अब ज्योमेट्री का एग्जाम है, बच्चा अलग कंसेप्ट लगाएगा, वो हो गया उसकी मानसिक संक्रिया। स्कीम्स क्या हो गया, मतलब कोई भी प्लान बनाना, जैसे हम कोई भी हमारे पास प्रॉब्लम आ जाती है तो हम भी स्कीम बनाते हैं, उसको स्कीमा कहा जाता है। ये मानसिक संक्रिया या मेंटल ऑपरेशन का अभिव्यक्त रूप है। पियाजे ने व्यवहारों के संगठित स्वरूपों और को स्कीम कहा है, जो एक पैटर्न होता है उसको पियाजे ने स्कीम्स कहा है। स्कीमा क्या होता है? स्कीमा से पियाजे का अभिप्राय एक ऐसी मानसिक संरचना जिसका जर्नलाइज या सामान्यीकरण किया जा सके। विकेंद्रीकरण का मतलब होता है बच्चे के अलग अलग क्षेत्र में बंट जाना। बच्चे को एक समस्या दी जाती है, ये कार्य दी जाता है, तो बच्चा अलग अलग प्लान सोचता है, वो हो गया विकेंद्रीकरण। इससे पियाजे का तात्पर्य किसी वस्तु के विषय में वस्तुनिष्ठ ढंग से सोचने की प्रक्रिया।
अब मल्टीपल तरीके से सोचना। पियाजे के अनुसार बालक में ऐसी क्षमता 2 वर्ष की आयु में शुरू हो जाती है। बच्चा एक समस्या को अलग तरीके से सोचता है, उसको कहते हैं विकेंद्रीकरण। अब पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई है एज वाइज। और पहली अवस्था होती है कि बच्चा इंद्रियों के द्वारा समझता है, जैसे हाथ को हिलाकर, रोककर, उसको एज दिया हुआ है। संवेदी पेशी अवस्था जिसको मोटर अवस्था कहते हैं, 0 से 2 वर्ष। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जिसमें बच्चा मूर्त रूप से संक्रिया के द्वारा समझता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जिसे 2 से 7 वर्ष। स्थूल या मूर्त संक्रिया की अवस्था जिसे 7 से 11 वर्ष का है। औपचारिक संक्रियात्मक, अगर बच्चों को हम कह दें भी ताजमहल यहाँ है, आगरा में ताजमहल बहुत ही सुंदर है, तो बच्चे के दिमाग में वो उसकी चित्र बन जाती है, तो ये औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। मूर्त जब चीज़ें सामने होती है, मूर्त जिसकी वो कल्पना कर सकता है, ये एज होती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। शेष विशेषताएं होती है, एक अवस्था से विकसित संज्ञानात्मक संरचना आगे आने वाली अवस्थाओं में परिवर्तित हो जाती है। किसी विशेष अवस्था में बालक में पाए जाने वाले समस्त ज्ञान, विचारों और व्यवहारों के संगठन से एक समुच्चय या सेट बन जाता है। सेट क्या होता है? एक तरीका बन जाता है विचारों, जिसे पियाजे ने स्कीमा का नाम दिया है। इन स्कीमाओं का विकास बालक द्वारा हासिल किए गए अनुभव और परिपक्वता पर निर्भर करता है। बच्चा अनेक व्यवस्थाओं और अवस्थाओं से गुजरने के बाद ही परिपक्व होता है तथा संसार के बारे में ठोस ज्ञान हासिल करता है। बच्चे के संज्ञानात्मक विकास की निम्नलिखित 4 अवस्थाएं होती है। संवेदी पेशी अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज, तुल्य या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष। संवेदी पेशी अवस्था, संवेदी पेशी अवस्था संज्ञानात्मक विकास की प्रथम अवस्था होती है। यह अवस्था जन्म से लेकर 2 वर्ष तक रहती है। जन्म के समय बच्चे में केवल सहज क्रियाएं ही होती है। पियाजे ने इसे सहज स्कीमा कहा है। इन सहज क्रियाओं और ज्ञानेंद्रियों की सहायता से बच्चा वस्तुओं, ध्वनियों, रसों, गंधों आदि का अनुभव प्राप्त करता है। इन्हीं अनुभूतियों की पुनरावृत्ति के परिणामस्वरूप बच्चा संज्ञानात्मक आत्म संज्ञान, सातन और समंजन की प्रक्रिया शुरू करता है। समय के साथ परिवेशीय उद्दीपकों की उपस्थिति से परिचित हो जाता है। इस अवस्था में बच्चा अपनी इंद्रियों के द्वारा प्राथमिक अनुभव प्राप्त करता है। इंद्रियां जैसे हाथ, कान, नाक, मुंह, जीभ, त्वचा। इस अवस्था में अर्थात जन्म से 2 वर्ष तक के समय को निम्नलिखित अब छह उप स्टेज में बांटा गया है। सहज क्रियाओं की अवस्था, स्टेज ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन और एक्टिविटीज। इस उप अवस्था की अवधि जन्म से 30 दिन तक होती है। इस अवस्था में बालक केवल सहज क्रियाएं जैसे उबासी लेना, मुंह में चूसने की प्रक्रिया, यह क्रिया सबसे अधिक प्रबल होती है। बच्चा अपना हाथ पैर नहीं हिला पाता। 2 वर्ष की अवधि तक समाप्त होते होते बच्चे के भीतर विचार और कल्पना प्रारंभ हो जाती है। बच्चा अपनी क्रिया के परिणामों को समझने लगता है, उसी के अनुसार अपने व्यवहार को नियंत्रण में रख सकता है। प्रमुख वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था, इस उपअवस्था की अवधि 1 मास से 4 मास तक होती है। इस अवधि के बच्चों की सहज क्रियाएं कुछ सीमा तक उनकी अनुभूतियों पर द्वारा परिवर्तित होती है, दोहराई जाती है और एक दूसरे के साथ समन्वित होती है। ये बच्चों के शरीर की प्रमुख अनुक्रियाएं होती है, इसलिए इन्हें प्रमुख कहा जाता है। ये बार बार दोहराई जाती है, इसलिए इन्हें वृत्तीय कहा जाता है। इस अवस्था में के बच्चे अपने अनुभव को अभिव्यक्ति बिना किसी व्याख्या करते हैं। गुण वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था, स्टेज ऑफ सेकेंडरी सर्कुलर एक्टिविटीज। इस उपअवस्था की अवधि 4 से 6 मास तक होती है। इस अवस्था में बच्चे वस्तुओं को स्पर्श करने तथा उन्हें इधर उधर करने की अनुक्रियाएं करते हैं, साथ ही में कुछ सुख पहुंचाने वाली क्रियाएं भी करते हैं। गौण स्कीमेटा के समन्वय की अवस्था, स्टेज ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी स्कीमेटा। इस उपअवस्था की अवधि 8 से 12 मास तक होती है। इसके अंतर्गत बच्चे उद्देश्यों को प्राप्त करने के साधनों में अंतर करने लगते हैं, अपने बड़ों की क्रियाओं का अनुकरण भी करने लगते हैं। बच्चे स्कीमा सीखते हैं तथा उसका समानीकरण भी करने लगते हैं। तृतीय वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था, इस उपअवस्था में अवस्था 12 से 18 मास तक होती है। इस दौरान बच्चे वस्तुओं के गुणों और भूल को और प्रयास द्वारा करते हैं। मानसिक संयोग द्वारा नए साधनों की खोज की अवस्था, इस उपअवस्था की अवधि 18 से 24 मास तक होती है। इस अवस्था के दौरान बच्चे देखी गई वस्तु की अनुपस्थिति में भी उनके अस्तित्व को समझना शुरू कर देते हैं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पियाजे ने 2 से 7 वर्ष की अवस्था को पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का नाम दिया है। इस अवस्था की भी निम्नलिखित 2 अवस्थाएं हैं। पूर्व संपर्कात्मक अवधि, अंतर्दर्शी अवस्था। पूर्व संपर्कात्मक अवधि, इस उपअवस्था में निम्न विकास होते हैं। बच्चे अपने आसपास की वस्तुओं और प्राणियों में, वस्तुओं तथा शब्दों में संबंध स्थापित करना शुरू कर देते हैं। इस उपअवस्था की अवधि 2 से 4 वर्ष तक होती है। बच्चे प्राय अनुकरण द्वारा खेल द्वारा सीखते हैं। पियाजे के अनुसार 4 वर्ष तक के बच्चे सभी निर्जीव वस्तुओं को सजीव प्राणियों के रूप में लेते हैं और समझते हैं, जिसे जीववाद कहा गया है।
बच्चे अपने विचार को सही मानते हैं। बच्चे समझते हैं कि सारी दुनिया के द्वारा उन्हीं के इर्द गिर्द है, सारी दुनिया के द्वारा इन्हीं के इर्द गिर्द है। इसे पियाजे ने आत्म केंद्रिता का नाम दिया है। अंतर्दर्शी अवस्था, यह उपावस्था 4 से 7 अब क्वेश्चन ये आता है आत्म केंद्रिता की भावना कौन सी अवस्था में आ जाती है अकॉर्डिंग टू पियाजे? 4 से 7 या 2 से 7 वर्ष कह सकते हैं, 2 से 4 वर्ष के अंदर। अंतर्दर्शी अवस्था, यह उपावस्था 4 से 7 वर्ष तक होती है। इस दौरान बच्चे भाषा सीखते हैं, बच्चे लैंग्वेज सीख जाते हैं। इसी दौरान वे चिंतन और तर्क करने लगते हैं। इस दौरान वह चिंतन और तर्क में कोई क्रमबद्धता नहीं होती। मतलब वो चिंतन करते तो हैं परंतु वो एक सीक्वेंस से नहीं करते। 6 वर्ष की आयु तक बच्चों में मूर्त प्रत्ययों के साथ अमूर्त प्रत्ययों का भी निर्माण होने लगता है। वे रटकर अधिक सीखते हैं। जैसे वह ये तो याद कर लेंगे कि 2 और 2 4 होता है, परंतु ये कैसे होता है ये उनके समझ में नहीं आता। अब उनको पता नहीं है अभी 2 और 2 कैसे 4 होते हैं। इस अवस्था में बच्चा सब केंद्रित होता है और स्वार्थी नहीं होता। वो अपने बारे में सोचता है, वह दूसरों के संपर्क में रहकर ज्ञान प्राप्ति करता है। इस अवस्था में धीरे धीरे प्रतीकों को ग्रहण करना सीखता है। इस अवस्था में वह कारण संबंधित से अनभिज्ञ होता है। ये बालक दूसरों के विचारों को शीघ्रता से अर्जित नहीं कर पाते क्योंकि उनमें तर्क शक्ति का अभाव होता है। मानसिक रूप से अपरिपक्व होने के कारण वे समस्या समाधान के दौरान समस्या के केवल एक ही पक्ष पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। इससे इनके निर्णय गलत सिद्ध होते हैं। अब जो तीसरी अवस्था है पियाजे की, पियाजे के अनुसार जो 7 से 11 वर्ष की अवधि इस उप अवस्था के लिए निर्धारित की गई। इस अवस्था में बच्चे अधिक व्यवहारिक और यथार्थवादी होते हैं। बच्चे का व्यवहारिक और यथार्थ मतलब वो सच्चाई से अवगत हो जाते हैं। बच्चों में तर्क एवं समस्या समाधान की क्षमता विकास होने लग जाता है। बच्चा रीजनिंग और समस्या को जो सॉल्व है, इस दौरान बच्चे मूर्त कंक्रीट समस्याओं के समाधान तो ढूंढने लगते हैं परंतु अमूर्त समस्याओं के बारे में नहीं सोच सकते। इस अवस्था के दौरान बच्चे वस्तुओं को उनके गुणों के आधार पर क्रमबद्ध करने लगते हैं और वर्गीकृत करने लगते हैं। इस अवस्था में बच्चों के चिंतन में क्रमबद्धता नहीं होती। पियाजे के अनुसार इस अवधि में बच्चों में निम्न क्षमताएं विकसित हो जाती है। कंजर्वेशन, चीज़ों को इकट्ठा कंजर्व करने लग जाते हैं। संख्या बोध, जो संख्या का ज्ञान हो जाता है बच्चे 1 2 3 ये सारी काउंटिंग आने लग जाती है। सीरियल से वाइज भी काम करने लग जाते हैं। वर्गीकरण, क्लास, चीज़ों को बांटना लग जाते हैं। बांटने का भी अलग अलग चीज़ों को कहाँ रखना है, खाने वाली चीज़ें, पीने वाली चीज़ें, और संबंध बनाने लग जाते हैं। कंजर्वेशन से अभिप्राय जब कोई ज्ञान जो पदार्थ के रूप में बदल जाने के बाद भी मात्रा, संख्या, बोध और भार और आयतन की दृष्टि से समान तथा अपरिवर्तित रह जाता है तो उसे कंजर्वेशन कहा जाता है। यह क्षमता 7 से 12 वर्ष में अधिकांश बच्चों में पाई जाती है। संख्या बोध का भी प्राप्त विकास इस अवस्था में हो जाता है। वे गणित पढ़ना तथा वस्तुओं को गिनना शुरू कर देते हैं। इस अवस्था में बच्चों में वस्तुओं को क्रमानुसार व्यवस्थित करने की क्षमता पाई जाती है। पियाजे के अनुसार 7 से 12 वर्ष तक का बच्चा विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को विभिन्न दृष्टिकोणों से वर्गीकृत कर सकता है। जैसे मीठी वस्तुएं, कड़वे वस्तुएं, मीठी वस्तुओं को अलग कर देता है, वो कड़वी को अलग कर देता है, खट्टी वस्तुओं को अलग कर देता है। इस अवस्था के बालक विभिन्न उद्दीपकों के पारस्परिक संबंधों को अच्छी तरह से समझने लगते हैं। जैसे 2 रेखाओं में से कौन सी बड़ी रेखा बड़ी है? औपचारिक संक्रिय की अवस्था, स्टेज ऑफ फॉर्मल ऑपरेशन, जिसकी अवधि 11 से 15 साल बताई गई है। 11 वर्ष से 15 साल की बताई गई है। औपचारिक संक्रिया की अवस्था, स्टेज ऑफ फॉर्मल ऑपरेशन। पहले देखते हैं संख्या बोध का भी प्राप्त विकास इस अवस्था में हो जाता है। वे गणित पढ़ना और वस्तुओं को गिनना शुरू कर देते हैं इस अवस्था में बच्चे। इस अवस्था में बच्चों में वस्तुओं का क्रमानुसार व्यवस्थित करने की क्षमता पाई जाती है। पियाजे के अनुसार 7 से 12 वर्ष का बच्चा विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को विभिन्न दृष्टिकोणों से वर्गीकृत कर सकता है, जैसे मीठी वस्तुएं, कड़वी वस्तुएं आदि। इस अवस्था में बालक विभिन्न उद्दीपकों को पारस्परिक संबंधों को अच्छी तरह से समझने लगते हैं, जैसे 2 रेखाओं के बीच में कौन सी बड़ी है। औपचारिक संक्रियक अवस्था, स्टेज ऑफ फॉर्मल ऑपरेशन, यह अवस्था संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था होती है जो 12 वर्ष के बाद भी प्रारंभ रहती है तथा वयस्क होने तक रहती है। 12 वर्ष तक पहुँचते पहुँचते बच्चों का मस्तिष्क परिपक्व होने लगता है। उनके चिंतन में क्रमबद्धता आने लगती है। आयु के बढ़ने के साथ साथ बच्चों के अनुभव भी बढ़ते हैं तथा इनकी समस्या समाधान की क्षमता भी बढ़ती है। पियाजे के अनुसार इस अवधि के बच्चे प्रतीकात्मक शब्दों का अर्थ भी समझने लगते हैं। इस अवस्था में किशोरों के विचार संगठित और परिपक्व हो जाते हैं। इस अवस्था का मुख्य लक्ष्य तार्किक चिंतन की क्षमता अर्जित करना होता है। यही इस अवस्था की विशेषता है। बच्चा वस्तुओं को की तरह विचारों में भी चिंतन करना सीख लेता है। बच्चा यह भी सीखता है कि विभिन्न विचारों को किस प्रकार वर्गीकृत और संगठित किया जा सकता है। बच्चा घटनाओं के बारे में नई नई परिकल्पनाएं निर्मित करता है और उन्हें सत्यापित करने का प्रयास करता रहता है।
बच्चा विसंगतियों को समझने में की क्षमता रखता है और बच्चा वास्तविक अनुभवों को काल्पनिक परिस्थितियों में प्रक्षेपित करने की क्षमता रखता है। कौन सी भी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अब इसके बाद देखते हैं हमारी जो नेक्स्ट पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की सिद्धांत की विशेषताओं, कमियों और शिक्षा में उपयोगिता का वर्णन करूं। डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉबैक एंड द एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की विशेषताएं। पियाजे के अनुसार सीखना एक क्रमिक एवं आरोही प्रक्रिया है। आरोही मतलब होता है वो आगे बढ़ती रहती है। सीखना भी लगातार मनुष्य सीखता रहता है। पियाजे के अनुसार बालकों में चिंतन एवं खोज करने की शक्ति व उनकी जैविक परिपक्वता अनुभव व इन दोनों की अंतःक्रिया द्वारा निर्धारित होती है। पियाजे इस सिद्धांत के अनुसार बच्चों के अमूर्त चिंतन पर उनकी शिक्षा का प्रभाव होता है। यदि शिक्षा का स्तर निम्न है तो अमूर्त चिंतन का होता है। उच्च स्तर की शिक्षा पाने वाले बालकों का चिंतन भी उच्च होता है। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था मतलब 11 से 15 वर्ष की अवस्था के बाद बालक के संपूर्ण बौद्धिक शक्ति का विकास हो जाता है। मतलब पियाजे मानते हैं कि 15 साल तक बच्चे की जो मैक्सिमम जितनी भी बुद्धि का विकास होना है वो हो जाता है और वह समस्या समाधान क्रमबद्ध और लौकिक ढंग से करने में सक्षम हो जाता है। पियाजे के अनुसार सीखने के लिए पर्यावरण और क्रिया की आवश्यकता होती है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की कमियां या दोष। ड्रॉबैक ऑफ पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। यह सिद्धांत संज्ञानात्मक विकास में केवल प्रत्यय ज्ञान की व्याख्या करता है, अतः यह अधूरा लगता है। इस सिद्धांत के अनुसार मूर्त संक्रियावस्था से पहले बालक तार्किक एवं क्रमबद्ध चिंतन नहीं कर सकता, लेकिन शोध कार्य यह दर्शाते हैं कि वह पहले भी चिंतन कर सकता है। पियाजे मानता है कि तार्किक कार्य से पहले चिंतन नहीं कर सकता, परंतु शोध कार्य दर्शाते हैं वह चिंतन कर सकता है। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति संज्ञानात्मक विकास का उसकी जैविक परिपक्वता से सीधा संबंध होता है, लेकिन कई शोधों ने इसके विपरीत सूचना प्रदान की है। यह सिद्धांत बच्चों के केवल संज्ञानात्मक विकास की व्याख्या करता है, न कि उनके कौशलात्मक और भावात्मक विकास की। पियाजे का यह मत है कि संज्ञानात्मक विकास एक विशेष क्रम में होता है तथा तथ्य भी अपने आप में सत्य नहीं है। पियाजे का यह सिद्धांत इस धारणा पर आधारित है कि व्यक्ति के शरीर के विभिन्न अंगों की तरह उनकी बुद्धि का विकास भी धीरे धीरे होता है। वास्तव में पूरी तरह सत्य नहीं है। वास्तव में यह बौद्धिक क्षमता का विकास है, न कि बुद्धि का। पियाजे ने अपने इस सिद्धांत का प्रतिपादन बच्चों की विभिन्न क्रियाओं के अवलोकन के आधार पर किया। इस दृष्टि से यह सिद्धांत वस्तुनिष्ठ और कम और व्यक्तिनिष्ठ ज़्यादा है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का शिक्षा में प्रयोग। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ ए पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। पियाजे ने शिक्षा के क्षेत्र में अनुकरण व खेल की क्रिया को महत्व को स्पष्ट किया है, अतः शिक्षकों को अनुकरण व खेल विधि से शिक्षण कार्य करने चाहिए। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार सीखने में प्रगति न करने वाले छात्रों को दंड नहीं देना चाहिए। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार चालक और अभिप्रेरणा अधिगम एवं विकास के लिए आवश्यक है, अतः शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में इन दोनों का अधिक प्रयोग करना चाहिए। पियाजे ने इस बात पर बल दिया है कि बच्चों के सब क्रिया द्वारा सीखने के अवसर प्रदान करने चाहिए। यह सिद्धांत स्पष्ट करता है कि 11 या 12 वर्ष की आयु पूरी करते करते बच्चों में समस्या समाधान की क्षमता विकसित होने लगती है, अतः इस आयु से बड़े बच्चों को समस्या समाधान विधि का प्रयोग करते हुए पढ़ाया जाना चाहिए। पियाजे ने बुद्धि का मापन उसके व्यवहारिक उपयोग की क्षमता के रूप में किया है, अतः बुद्धि परीक्षणों के निर्माण में व्यवहारिक रूप से प्रयोग से जुड़ी क्रियाओं का उपयोग करना चाहिए। पियाजे ने बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को विविध श्रेणियों में विभाजित किया है। किसी भी आयु के बच्चों के लिए पाठ्यक्रम निर्धारित उनके संज्ञानात्मक विकास में प्रत्यय निर्माण के आधार पर ही करना चाहिए। पियाजे ने इस सिद्धांत के अनुसार सीखना बालक के स्वयं और उसके वातावरण से अंतःक्रिया के परिणाम शुभ होता है, अतः शिक्षकों या अभिभावकों को बालकों के लिए उचित व प्रेरणादायक पर्यावरण का निर्माण करना चाहिए। इस सिद्धांत के अनुसार अध्यापक व अभिभावक बच्चों को की तर्क व विचारण शक्ति की प्रकृति को उनकी भिन्न भिन्न अवस्थाओं के समझ व पहचान सकें। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चों को पढ़ने सिखाने के लिए ऐसे अनुभव व अधिगम सामग्री प्रस्तुत करनी चाहिए जिन्हें वे आत्मसात कर ले। ये जो भी पियाजे का सिद्धांत था वो हमने डिटेल से पढ़ा। आगे की वीडियो में हम ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जानेंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आने वाले परीक्षाओं के लिए।